नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 26 अप्रैल 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 62वां एपिसोड यानी 62 एपिसोड लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। कल शनिवार 25 अप्रैल को जो आप लोगों ने सवाल भेजा था मेरे व्हाट्सएप पर, जैसा कि आपको पता है आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन शनिवार को ओपन होता है और उसके सारे जवाब मैं रविवार को, संडे को वीडियो बना के देता हूँ। तो कल 25 अप्रैल को आप लोगों ने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से जितने लोगों ने सवाल भेजा है उन सारे लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ आज रविवार को उसके सारे जवाब पर अपना व्यू लेकर आया हूँ आपके सारे सवालों पर। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, याद रखिएगा। जो भी लेवल या व्यू बताऊंगा सिर्फ मेरा अपना व्यू होगा, कोई भी उसमें आप जब भी डिसीजन लें तो अपना भी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लें। तो चलिए, जिनके सवाल सेलेक्ट हुए हैं तो उनका कम से कम उनका इम्पोर्टेंट फीडबैक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट का इंतजार रहेगा और लाइक का बटन भी प्रेस करते जाएं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला सवाल देखते हैं आज किनका है। सुनील जैन साहब का सवाल है। सुनील जैन साहब मुंबई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि ज़ेरोधा में शेयर डिलीवरी में बाय और सेल करने के लिए अब पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके नहीं देना पड़ रहा है। क्या फायस में भी हम अब ऐसा कर सकते हैं या हमें अभी भी पीओए साइन करके देना पड़ेगा शेयर होल्डिंग करने के लिए? देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई जबरदस्ती नहीं है। सेबी का या आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। ऐसी वो आपके मन पे है कि आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कोई ऐसा रूल नहीं है प्रेशर वाला कि नहीं आपको साइन करके देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये कुछ ब्रोकर अपने तरफ से इसको थोप देते हैं, लाद देते हैं अपने मतलब के लिए। तो ये आप डिनाई भी कर सकते हैं। जब कोई कहे ना पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने के लिए तो आप डिनाई कर जाइए, उससे कोई उसको खोलना पड़ेगा अकाउंट, उसको अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को। इसको ध्यान में रखिए। और जैसे ही कोई कहे कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करना, आप कह दीजिए कि सर मुझे अकाउंट नहीं खोलना है। तो देखिए वो फिर अपने आप जगह पे आ जाएगा, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के भी कर लूंगा। वो ऐसे ही हो जाता है सर। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना ही पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नितेश कुमार साहब रांची से, कह रहे हैं कि एनआईटी टेक और बजाज फिनसर्व के लेवल बताइए। अभी एनआईटी टेक में 1100 के प्राइस पर इन्वेस्टेड हूँ। सर लेवल अभी तो आपने 1100 के ऊपर लिया हुआ है, तो क्या लेवल किस चीज के लिए जानना चाहते हैं नितेश साहब? आपने क्लियर नहीं लिखा है, आपने लंबे समय के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, क्या लेवल बताऊं? ये मुझे क्लियर नहीं, एक्चुअली ना क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है आपकी तरफ से क्लियर हो, मेरी तरफ से क्लियर इसलिए नहीं है कि लेवल बताए। लेवल उसका 2000 का भी है, लेवल उसका 1000 का भी है। आपको कितने दिनों का आप माने व्यू रखा है आपने, या इंट्राडे का व्यू रखा है, ये चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1100 पे एनआईटी टेक लिया तो मैं स्टॉप लॉस बता सकता हूँ आपको कि अगर एनआईटी टेक को आपने 1100 पे लिया है तो आप स्टॉप लॉस लेके चलिए उसको। मैं बता दे रहा हूँ, चलिए चार्ट पे देख लेते हैं एनआईटी टेक, है ना। चीजें क्लियर करेंगे ना तो हो सकता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा, समझने में आसानी रहेगी हम मुझे। तो देखिए एनआईटी टेक अभी 1116 के आसपास में चल रहा है ना। स्टॉप लॉस इसका बड़ा स्टॉप लॉस इसका थोड़ा बड़ा बन रहा है सर, 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू रखा है तो 1000 का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ 1200 को ब्रेक कर देता है एनआईटी टेक ना, 1200, तो फिर ये आपको 1400 के आसपास के भी लेवल दिखा सकता है। बजाज फिनसर्व का लेवल आपने पूछा है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि आपने उसको लिया कितने पे। बजाज फिनसर्व को आपने लिया कितने पे? एनआईटी टेक का तो आपने लिखा है प्राइस, लेकिन बजाज फिनसर्व का अभी आपने लिखा नहीं। ये काफी निगेटिव साइड में चल रहा है। ये इसके लेवल अगर ये गलती से भी 4300 को ब्रेक कर जाएगा ना तो ये आपको 4000 के लेवल पे बजाज फिनसर्व आने वाले समय में देखने को मिल सकता है सर। अगला सवाल है आशुतोष मिश्रा साहब का, मुंबई से, कह रहे हैं कि आई बाउट ग्रेफाइट इंडिया शेयर 56 क्वांटिटी इन 179 पे। इन्होंने ग्रेफाइट इंडिया के शेयर को खरीदा है 179 के प्राइस पर, ग्रेफाइट इंडिया को। व्हेन आई शुड सेल इट
बिकॉज इन एवरी 5% ऑफ गेन और लॉस इट विल गेट सर्किट। बिल्कुल 5% ऊपर या नीचे हो जाएगा तो सर्किट लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। और लगता ही चला जा रहा है कंटिन्यू, इधर कई दिनों से मैं भी वॉच कर रहा था। लेकिन रिसेंटली जो है लास्ट टाइम में अगर बात करें 24 तारीख के, तो वो एक बड़ी सी डाउनफॉल स्टार्ट किया है उसने। तो अगर आपने ले लिया है 179 पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है सर इसको आप 215 के आसपास में निकाल दीजिए। अगर ये 215 के पहले रुक गया तो ठीक है, अगर 215 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, कट गया तो आपको निकल जाना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये तेज डाउनफॉल कर सकता है और भी नीचे आ सकता है। संजीव जी उड़ीसा से कह रहे हैं कि मैंने टाटा मोटर्स को 82 पे खरीदा है, स्टॉप लॉस क्या रखें और टारगेट क्या होगा। टाटा मोटर्स को आपने 82 पे लिया है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। टाटा मोटर का अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखा है, अगर लंबे समय का व्यू रखा है, तब तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए टाटा मोटर्स में। लेकिन अगर आपने नियर टर्म में रखा है और 82 में खरीद के रखा है, तो अभी देखिए वो 74 या 70 के आसपास का प्राइस है। ऊपर जब तक ये 80 ब्रेक नहीं करेगा ना टाटा मोटर्स, अगर हम लोग देखना चाहें टाटा मोटर्स को, ऊपर 80 के साइड में इसको ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर 80 के साइड में ब्रेकआउट हो जाए टाटा मोटर्स तो मजा आ जाए। अगर ये 80 को ब्रेकआउट नहीं करता है दोस्तों, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा संजीव जी। अगर ये गलती से भी ब्रेक कर गया नीचे की साइड में 70 को क्लोज कर गया, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। ब्रेकआउट के लिए 80 का वेट करिए, और अगर ऊपर जाने के लिए 80 अगर वेट करते हैं, तो आपको ये 100 रुपीज तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अगर ये 70 ब्रेक करेगा तो वापस ये 60 के तरफ की दौड़ लगाएगा, इसलिए आप नजर रखिए वहां पर। स्टॉप लॉस के साथ 65 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, ऊपर ब्रेकआउट का वेट करिए। अमित कुमार साहब दिल्ली से कह रहे हैं कि अपेक्स फ्रोजन फूड 255 में बाय किया है, एक वीक में क्या लेवल देखने को मिल सकता है। अपेक्स फ्रोजन फूड सर अभी देखिए, अपेक्स फ्रोजन फूड मछली का कारोबार करता है, पता है ना। अपेक्स जो है मछलियों का कारोबार करता है, वो झींगा मछली आती है, श्रिंक बोलते हैं ना उसको। तो अभी जो इस कंडीशन में लोगों ने मछली और ये इसके प्रति थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे इस कंडीशन में भी। तो एक वीक में जो लेवल की बात करते हैं ना, अगर ये 220 ब्रेक ना करे, बस याद रखिए ये नीचे की साइड 220 ब्रेक ना करे। अगर ये 220 ब्रेक करेगा ना सर, तो नीचे की साइड में 200 तक का लेवल दिखा सकता है। और ऊपर जब तक ये 240 ब्रेक ना करे, अगर ये 240 ब्रेक करेगा तो 260 से लेकर 280 तक के लेवल आपको अपेक्स फ्रोजन फूड दिखा सकता है। गणेश घाटके साहब अहमदनगर महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि आई एम फॉलोइंग यू सिंस 3 मंथ्स, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी स्टॉक्स में हम एंड ऑफ द डे कोई पैटर्न देखते हैं 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर फॉर इंट्राडे इन एंड नेक्स्ट डे, अगर वो स्टॉक उस पैटर्न को ब्रेकआउट गैप अप या गैप डाउन से देता है, तो क्या वो ब्रेकआउट इफेक्टिव होता है या उसे अवॉइड करना चाहिए। कंडीशन है कि वो न्यूज पर है या नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन पे गैप अप या गैप डाउन हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो न्यूज पे हुआ है तो जब तक वो न्यूज का असर रहेगा तब तक वो काम करेगा। न्यूज का असर खत्म, खेल खत्म, है ना। तो न्यूज के असर, अगर कोई न्यूज आके गैप अप गैप डाउन हुआ है तब तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, उसको अवॉइड ही करिए। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नॉर्मल तरीके से गैप अप गैप डाउन हुआ है, मार्केट कंडीशन से गैप अप गैप डाउन हुआ है, तो आप उसको आगे होल्ड करके भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो न्यूज पर है तो बस न्यूज, जिस दिन का न्यूज असर खत्म होगा वो काम खत्म हो जाएगा आपका, फिर उसमें आपको कुछ भी मिलने वाला ज्यादा नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखा करिए इस तरह का। और याद रखिए, अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है किसी पैटर्न पे इंट्राडे में, तो वो लेवल खत्म हो जाते हैं। जब वो लेवल खत्म हो जाते हैं तो फिर वहां पे हमें ट्रेड करने का कोई रीजन नहीं है, थोड़ा रिस्की ट्रेड बन जाता है सर वो, तो उसको भी नजर पे रखा करिए। विनीत साहब अमरेली गुजरात से कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि डाउ जोन्स के चार्ट को हम फायर्स में ओपन कैसे करें। फायर्स में सर, ये फायर्स तो इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को यहाँ पे फॉलो करता है। डाउ के चार्ट को अगर आप लगाना चाहें, उसका आता है इंडेक्स जो है US30, तो US30 यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि वो अमेरिका का मार्केट है। आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखिए। हाँ, अगर आपने फायर्स में अकाउंट ओपन कराया हुआ है और फायर्स के थ्रू ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लिया हुआ है, तो आप ट्रेडिंग व्यू के सारे चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस को फॉलो करके फायर्स के कस्टमर केयर के हेल्प से। तो उससे फिर आपको सारे ट्रेडिंग व्यू के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और ट्रेडिंग व्यू के मैक्सिमम चार्ट आपको फायर्स में ओपन
होने लग जाएंगे, लेकिन कंडीशन की पेड वर्जन होना चाहिए फायर्स का, ये ट्रेडिंग व्यू का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और फायर्स के कस्टमर केयर से उसका एपीआई को यहाँ पे गेट कराना होगा, विजेट को यहाँ पे गेट कराना होगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डाउ जोन्स के चार्ट को आप ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट US30 के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगला सवाल है AR परियार साहब का भोपाल से। लेकिन दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट का इंतजार रहेगा, लाइक का बटन जरूर दबाएं। नए चैनल, जो मेरा नया चैनल है बाजार हाट न्यूज़, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट सब वीडियो मिलते रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाजार हाट न्यूज़ चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो परियार साहब का सवाल है कि कोल इंडिया, भेल, IDFC फर्स्ट 150, 220 और 20 पे सर तीनों ही स्टॉक में मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है, क्या इनमें रुकना चाहिए, बेच देना चाहिए? सर तो स्टॉक्स का मूवमेंट क्या चाहते हैं? IDFC फर्स्ट बैंक 20 रुपए का स्टॉक है, तो एक एक दिन में 10-10 रुपये बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। भेल 10-10 रुपये बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। कोल इंडिया 20-20 रुपये बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा सर। छोटा प्राइस का स्टॉक्स है, दो स्टॉक्स तो ऐसे आपने चूज किए हुए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का यानी PSU का है, तो मूवमेंट सर स्लो ही होगा। लेकिन अगर वो स्लो हो रहा है, कछुए की गति से वो चल रहा है, तो चलने दीजिए ना, चल तो रहा है कम से कम। ये सोचिए अगर कछुए की स्पीड से भी अगर वो चल रहा है, लेकिन उसका ऊपर की साइड में है ना, वो आगे की हो, तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो नीचे की साइड में है और आपका लंबे समय का व्यू है और कंपनियों पे आपका ज्यादा फोकस है, जैसे सरकारी कंपनी कोल इंडिया, बेल, आपको पता है ये कंपनी डूबेगी नहीं, तो आप फिर लंबे टाइम के लिए बने रहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिया हुआ है कि 6 महीने में ये 20 रुपए का स्टॉक 80 रुपए हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है सर, क्योंकि ये स्लो मूवमेंट ही करता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, क्या स्टॉक कछुए की गति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ चल रहा है या नीचे की तरफ चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका व्यू क्या है, लेकिन याद रखिएगा जीतेगा अंत में कछुआ ही। विकास शर्मा साहब पटौदी गुरुग्राम से कह रहे हैं कि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप संपूर्ण और शुद्ध ज्ञान हमें उपलब्ध करवाते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था और आपने मुझे वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखने की हिदायत दी थी, वो मैं सबको देता हूं सर, क्योंकि हमारे मन में देखिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, जो वीडियो पूरा देखेगा, जो वीडियो पूरा देखेगा उसको क्वेश्चन पैदा होगा, जो वीडियो अधूरा देखेगा उसको कंफ्यूजन पैदा होगा, हमेशा याद रखिए। फिर रिपीट करता हूं, जो वीडियो पूरा देखेगा उसको क्वेश्चन पैदा होगा, जो वीडियो अधूरा देखेगा उसको कंफ्यूजन पैदा होगा। आप जब सिनेमा पूरा देखते हैं तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते होंगे, हीरो ने विलेन को क्यों मारा, या विलेन ने ऐसा क्यों किया, या उसने क्या किया। लेकिन अधूरा अगर स्किप करके देख रहे होंगे तो बीच में बहुत सारे गायब हो जाते हैं, फिर आपको लास्ट में पता चलता है अरे इसको इसने मारा क्यों और इसने इसके साथ डांस किया क्यों, तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है क्योंकि आपने स्किप किया। लेकिन अगर पूरा देखा तो फिर आपको सारे चीज क्लियर हो जाते हैं। ये मैं सारे लोगों को बोलता हूँ, हम में से इंडियन लोगों में ये आदत है, हम लोगों को फास्ट फूड की आदत है, जल्दी खाने की। इसका हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। आप समझ गए, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चलिए, तो पूरा देखने की हिदायत देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप मैं आपकी वीडियो के एक एक स्टेप और शब्द पर ध्यान देता हूँ। हालांकि मैं अभी पेपर ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ और मेरे पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है। और अब मैं आता हूँ अपने सवाल पर, अल्गो ट्रेडिंग क्या है और क्या इसे सीखना जरूरी है? फायर्स और ज़ीरोधा दोनों में से कौन सा ब्रोकर अकाउंट करना अच्छा होगा? देखिए पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। फायर्स और ज़ीरोधा दोनों ठीक है, ठीक है, फायर्स और ज़ीरोधा दोनों ही ठीक है, दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर है, दोनों के प्राइजेस सेम है, चार्जेस सेम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, टेक्निकल इशू सब में आता है, चाहे कितना ही इंडिया का बेस्ट से बेस्ट ब्रोकर उठा लीजिए, टेक्निकल इशू सब में आता है, क्योंकि मशीन है ना सर। सर्वर क्या है, सर्वर पे सारी चीज चलती है। सर्वर क्या है, मशीन है। तो मशीन है, आपका छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में, क्या वो हैंग नहीं होता है? हैंग होता है। तो टेक्निकल इशू सब आता है। अगर वो मशीन, कोई भी मशीन है, आपका बॉडी मशीन है, क्या आप बीमार नहीं पड़ते? पड़ते ही है ना। तो टेक्निकल इशू सब में आता है। और रही बात कि ऐसा कोई ब्रोकर जिसमें कोई इशू ही ना हो, तो ऐसा तो अभी तक मुझे नहीं मिला इतने सालों में। हाँ, तो फायर्स और ज़ीरोधा दोनों ही ठीक है, आप कहीं भी अकाउंट ओपन करा लीजिए, अच्छा रहेगा। मैं फायर्स ज्यादा प्रीफर करता हूँ, कारण कि उसके चार्ट्स बहुत इजी होते हैं, ओपन होते हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं उसके पास, इजी टू यूज। तो मैं उसको भी, हालांकि मैं फायर्स में भी अकाउंट ओपन करता हूँ और ज़ीरोधा में भी, इसमें दोनों ही। अगर अकाउंट ओपनिंग कराना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही फायर्स और ज़ीरोधा दोनों का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है।
अब दूसरे पहला सवाल पे, अल्गो ट्रेडिंग क्या है और क्या इसे सीखना जरूरी है? सर अल्गो ट्रेडिंग ना एक मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अल्गो ट्रेडिंग क्या है? मशीन के द्वारा किया जाता है। उसमें आपका कोई भी दिमाग नहीं, आप कुछ सेटअप, कुछ स्ट्रेटेजी को सेट कर देते हैं कि इसके ऊपर जाएगा बाय करना है, इसके नीचे आएगा सेल करना है, सिस्टम को ऑर्डर दे देते हैं, सिस्टम अपना काम करता रहता है, उसमें आपका इमोशन यूज नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम मशीन के पास कोई इमोशन नहीं है ना, आप इमोशन की वजह से बैठे रहते हैं, वो नहीं बैठता है, वो बाय सेल करता रहेगा। लेकिन अल्गो तब काम आता है जब मार्केट ट्रेंड में हो, एक अपर ट्रेंड हो या लोअर ट्रेंड हो, तभी। अदरवाइज अगर साइडवेज जिस दिन हो जाता है ना, तो वो हर 2 मिनट पे बाय, हर 2 मिनट पे सेल करेगा, क्योंकि हर 2 मिनट पे उसको सिग्नल जनरेट होगा ना। साइडवेज मार्केट में यही तो होता है, ऐसल करता रहता है। तो अल्गो ट्रेडिंग मशीन के द्वारा जाता है, और इसको सीखना जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको सेटअप तैयार करना रहता है। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसको आपको मशीन में इंप्लीमेंट करना रहता है, सिस्टम में डालना पड़ता है। ये बहुत सारे ब्रोकर देते हैं, जैसे फायर्स वाले भी देते हैं और सुविधा और जेरोधा वाले भी देते हैं। आप इन दोनों से संपर्क करें तो आपको पता चल जाएगा सर। गौरव जी गुरुग्राम से कह रहे हैं कि आई हैव टेकन डिलीवरी ऑफ 1 लॉट ऑफ अप्रैल फ्यूचर्स ऑफ फ्लोइंग स्टॉक। भारतीय एयरटेल 405 रुपए पे लिया है कैश प्राइस, वेदांता 85 रुपये 50 पैसे पे लिया है 20 अप्रैल का कैश प्राइस। इंट्राडे ट्रेडर होने के बावजूद मैंने डिलीवरी लेकर गलती की, मुझे सेम डे प्रॉफिट लॉस में एग्जिट करना चाहिए था। ओके, एयरटेल में 23 अप्रैल को प्रॉफिट में भी आया था, ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन लालच की वजह से नहीं निकल पाया। ये तो हम में से मैक्सिमम लोगों की यही आदत है कि हम लोग ग्रीडी होते हैं सर, कोई बात नहीं। अब मेरा एयरटेल में 12.5 रुपए का लॉस है, अप्रोक्स 22,500 रुपए का, और वेदांता में 7.5 पॉइंट का लॉस है, अप्रोक्स 26,000 का। क्या मैं इनको अप्रैल में निकाल दूं या मैं कैरी फॉरवर्ड करूं? प्लीज एडवाइज ऑन दिस टू स्टॉक्स, स्टॉप लॉस एंड व्यू इन दिस स्टॉक फॉर फ्यूचर टिल मैक्सिमम एक्सपायरी। सर भारतीय एयरटेल की बात पहले हम लोग कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल आपने लिया हुआ है 405 रुपए पे कैश प्राइस में, है ना। भारतीय एयरटेल का 405 पे सर आपने 22 अप्रैल में कैश प्राइस में लिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है प्राइस लिखने में। भारतीय एयरटेल का जो कैश प्राइस है 405 रुपए, कैश प्राइस आपने 22 अप्रैल को लिया है सर, तो अभी भारतीय एयरटेल तो 500 के आसपास का है ना, जहां तक मैं, हाँ है। तो अगर आपने 22 तारीख को भी मान लेता हूं कि लिया है, तो 405 तो नहीं हो सकता, वो 505 हो सकता है सर, 405 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि आपने देखिए प्राइस गलत लिखा, आपने शायद 405 लिखा, एक्चुअली वो 505 होगा सर, तभी तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि आप तो प्रॉफिट में होंगे। तो 505 पे आपने लिया होगा, आपने सर गलती किया है। तो मैं आपको बता दूं सर, इसको मंडे के लिए वेट करिए, अगर ये 500 के ऊपर निकलता है तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर ये 500 के नीचे माने ऊपर नहीं जाता है और गलती से भी 480 के आसपास आ जाता है, तो आपको निकल जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है आपके पास वेदांता का। तो वेदांता को आपने 85 रुपये पे लिया है ना, 85 रुपये 50 पैसे पे आपने वेदांता को लिया है 22 तारीख को, बिल्कुल आपने। सर ये समझ नहीं आ रहा, अगर आपने 22 को ही लिया है या कितने तारीख को लिया है? 20 अप्रैल को लिया, ओके। वेदांता को 20 लिया, हाँ, 85 ये सही है। तो वेदांता देखिए अगेन, अब वेदांता बता दूं, वेदांता भी 80 के लेवल पर रेजिस्टेंस है, 80 से 81, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन गलती से भी 75 ब्रेक करता है तो आप वहां से फिर निकल जाइए सर, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई कारण नहीं बनता है। किरण जी औरंगाबाद से कह रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन योर जूम चैनल फॉर लाइव सेशन, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन यूएसडी एनआर फॉर इंट्राडे। कि ये मेरे जूम चैनल को लाइव सेशन कैसे ज्वाइन, एक्चुअली आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव सेशन की चीजें जो है ना सर, आपको मेरे वेबसाइट पे जाना होगा, rktrading.online पे, यहाँ पे आइए rktrading.online, यहाँ ज्वाइन इंट्राडे लाइव सेशन है, यहाँ एक कोर्स का सेक्शन है, एक ज्वाइन इंट्राडे लाइव सेशन का सेक्शन। अगर आपको लाइव सेशन में ज्वाइन करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने कुछ प्रोसेस दिए हैं, डेट दिया है, सब चीज। 25 अप्रैल तक डेट था, मई मंथ के लिए 25 अप्रैल तक डेट था, वो खत्म हो जाएगा। और आपको यहाँ चीजों को फॉलो करके पे करने के बाद 1850 का लगता है, पे करने के बाद आप मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं 1 मंथ के लिए, है ना। और लाइव सेशन का जो डे होता है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है, एवरी वीक, हर सप्ताह के मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लाइव सेशन होता है 1 मंथ। तो आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं सर।
और रही बात कि ट्रेड यूएसडी एनआर में इंट्राडे में ट्रेड में कितना पैसा लगता है, एक लॉट लेने के लिए 360 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में लगता है। एक लॉट लेने के लिए 360 से लेके 400 रुपए के बीच में लगता है। संजय दामोदर कदम साहब आईसीसी प्रू लाइफ 464 पे 22 पैसे पे लिया है। लुपिन 725 पे लिया है। अशोक लीलैंड 80 रुपया 52 पैसे पे आपने लिया हुआ है अशोक लीलैंड। तो अब क्या करना चाहिए सर? आईसीसी प्रू लाइफ की बात करें सबसे पहले तो आईसीसी प्रू लाइफ में हमारा शायद मैंने दिया हुआ था उसके लेवल आए हैं कि नहीं, इस चीज को भी ध्यान देना होगा। आईसीसी प्रू लाइफ कितना पे लिया है आपने? 464 पे लिया है। अच्छा, वो तो कब लिया आईसीसी प्रू लाइफ 464 पे सर? बहुत पुराना लग रहा है आपका आईसीसी प्रू लाइफ 400, क्योंकि 340 के आसपास का प्राइस आईसीसी प्रू लाइफ में चल रहा है ना, तो आपने बहुत पहले लिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वही 340 के आसपास है। आपने 464 पे लिया, यानी कि यहाँ के आसपास कहीं पे लिया है, ऊपर में है, यहाँ पे लिया है ना। तो सर वेट करिए, इसमें क्या स्टॉप लॉस लगा के आपको वेट करना होगा सर। स्टॉप लॉस मैं आपको अगर बताना चाहूँ आईसीसी प्रू लाइफ का सर, तो स्टॉप लॉस सर 320 रुपए के आसपास का आ रहा है। अगर वो कट जाएगा तो फिर और नीचे गिर सकता है आईसीसी प्रू लाइफ। ऊपर की तरफ में अगर जब तक 380 ब्रेक ना करे ये ऊपर नहीं जा सकता है सर। लुपिन दूसरा स्टॉक है आपके पास, लुपिन तो सर अच्छा मूवमेंट में है, और लुपिन में आपने 725 में लिया तो उसमें तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। लुपिन में मेरे कहता हूँ 877 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से अभी लुपिन में 850 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। लुपिन में 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ताकि आपका कम से कम 125 रुपए का प्रॉफिट लॉक रहे, वहां पे टेंशन नहीं लेना। और वेट करिए लुपिन में। अशोक लीलैंड 80 रुपए 50 पैसे पे लिया हुआ है आपने अशोक लीलैंड को। हालांकि देखिए स्टॉक खराब नहीं है अशोक लीलैंड, लेकिन चूंकि ऑटो सेक्टर की है इसलिए वो गिरा हुआ है, 45 रुपए के आसपास चल रहा है। ये जब तक सर 50 को ब्रेक नहीं करेगा ना अशोक लीलैंड, तब तक नहीं जा सकता सर। अशोक लीलैंड 50 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, ऊपर के लेवल ये आपको नहीं दिखाएगा। तो 50 रुपए का वेट करिए। अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के अभी होल्ड कर सकते हैं। लंबा समय का व्यू है तो कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नहीं है संजय साहब। अगला सवाल है बलिया यूपी से सुनील शर्मा साहब का। अपोलो टायर को 99 रुपए 30 पैसे पे बाय किया, शॉर्ट टर्म का, कहां तक लेवल आ सकता है? सर अपोलो टायर पे मेरा पोजिशनल स्टॉक्स था, उसने टारगेट डन किया हुआ है ऑलरेडी अपोलो टायर में। हाँ, टारगेट तो डन हो गया था, और आपने 100 रुपए के आसपास लिया, 99 रुपए के आसपास। तो दिक्कत है सर अभी फिलहाल इसमें कि अगर ये गलती से भी नीचे ब्रेक कर गया 88, इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट था वो तो आ ही गया। अगर 88 नीचे ब्रेक कर गया तो ये वापस चला जाएगा ये 85 या 84 वाले लेवल पे। ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना होगा आपको, कम से कम वापस उसी लेवल पे 98 के लेवल को कम से कम ब्रेकआउट का वेट करना होगा, तभी ये ऊपर जा सकता है सर। योगेश पाटिल साहब नासिक से कह रहे हैं कि मार्केट में मैनुपुलेशन, एक्चुअली मैनुपुलेशन लिखा हुआ है, मैनुपुलेशन होता है क्या? अचानक से शेयर्स के वॉल्यूम बढ़ कैसे जाते हैं, या ये कैसे पहचाने और कैसे बचे इससे? अगर मान लेता हूँ योगेश साहब एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया और आपको मन है उसको हेवी क्वांटिटी में खरीदने का, तो कोई आपको रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। और ये चीज आप किसी को बता पाएंगे क्या कि मैं खरीदने वाला हूं, तुम अलर्ट हो जाओ, अचानक यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अचानक मैं खरीदूंगा 50 लाख क्वांटिटी, अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये आप कितने लोगों को पहले बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी हमारे खरीदने, यानी लोगों के खरीदने और बेचने से वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। तो जब कोई बड़ी क्वांटिटी, बड़े लॉट आते हैं, बड़ा प्लेयर उसमें आता है, वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि वो बड़ी, हम लोगों की तरह चिरकुट क्वांटिटी तो वो खरीदता नहीं है, वो तो बड़े क्वांटिटी लेता है। तो सर वो किसको बता के लेगा? आपको बता के लेगा कि मैं बड़ा क्वांटिटी लेने वाला हूँ? नहीं। इसका मतलब वो पता पहले से नहीं चल सकता है कि वहां पे अचानक से इंक्रीज होने वाला है। रही बात मैनिपुलेशन की, सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, छोटे स्टॉक्स में हो सकता है। छोटे स्टॉक जिसका 100 करोड़ का मार्केट कैप होता है ना, 100 करोड़ का, उसको तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है मैनिपुलेशन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ा स्टॉक्स होता है, जो बड़े लेवल का, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है सर, मुश्किल है उसमें मैनिपुलेशन करना। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सतीश साहब कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी और डीमार्ट को लेना चाहता हूं, कितने पे बाय करना चाहिए? 1 से
2 साल के लिए आईआरसीटीसी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, लेकिन लेवल पे सर आता नहीं है, आता है तो वह भागता बहुत है। लेवल उसका सर 1000 से लेकर 900 का लेवल है बाइंग रेंज। अगर उस रेंज पे आईआरसीटीसी से आपको मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जिस लेवल पे भी चल रहा है फिलहाल लेने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर 1000 के आसपास मिले तो फिर लिया जा सकता है। रहा बात डीमार्ट का, डीमार्ट में सर ऊपर के लेवल 2350 2400 अगर ब्रेकआउट करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको नीचे की साइड में अगर 2000 के आसपास मिलता है ना तो ज्यादा बेहतर है, वहां पे लेना चाहिए, आपको पोजीशन बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों, अपना कमेंट बिल्कुल भी देंगे और लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे। नागपुर से भूषण साहब कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस 2100 पर लिया हुआ है सर, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिया। एक अच्छी बात है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए है। क्या एवरेज करना चाहिए और किस प्राइस पे करना चाहिए, इनका सवाल ये है। सर एवरेज नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए सर, क्योंकि बजाज फाइनेंस जिस लेवल पे खड़ा है काफी खतरनाक लेवल पे खड़ा है। उसके मैं जो व्यू देख पा रहा हूँ ना, मैं अगर आपने मेरा हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैंने वहां पे बजाज फाइनेंस के बारे में बताया है कि अगर वो गलती से भी 1900 ब्रेक कर गया ना सर, तो वो आने वाले समय में आपको 1500 के लेवल पे मिलेगा। तो एवरेज मत करिए सर, बिल्कुल मत करिए सर, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1900 का। अगर वो 1900 ब्रेक कर देता है, उसके नीचे क्लोज कर देता है, तो 1500 के लेवल तक भी जा सकता है बजाज फाइनेंस। तो याद रखिए एक लाइन हमेशा, कि जो आप पहला लॉस लेते हैं, जो पहला लॉस है वो सबसे छोटा लॉस है, उसके बाद वो लॉस बढ़ता ही चला जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस जहां पे आता है आपको कट करके निकलना है, फिर उस प्राइस के ऊपर आएगा फिर बाय कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लक्ष्मण रेखा डिसाइड करिए। मुंबई महाराष्ट्र से ओमकार दवाडे साहब कह रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया है 215 पे, अपना व्यू बता दीजिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को आपने बाय किया है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यही है ना, चलिए। तो 215 पे आपने लिया, बहुत सुंदर बात है कि 208 के आसपास की प्राइस चल रही है। देखिए स्टॉक्स खराब तो है नहीं, लेकिन स्टॉक का जो रेंज देख पा रहा हूं मैं अभी, स्टॉक थोड़ा सर क्या है, करेक्शन मोड में। करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं इसको, हम लोग एक तरह का रिट्रेसमेंट मोड बोल सकते हैं, है ना। रिट्रेसमेंट मोड वो चल रहा है, और ये ऊपर की साइड में अगर ये 225 ब्रेक कर देता है ओमकार साहब, तब तो एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर ये गलती से भी नीचे की साइड में ब्रेक कर गया, जो लेवल है 200 रुपए का राउंड फिगर का अगर वो लेवल है, वो गलती से भी ब्रेक कर गया 200 का, तो ये नीचे 190 तक भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए इसका। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट द फ्लोइंग स्क्रिप्ट, कैनली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक रिगार्डिंग टारगेट एसेट, इट विल बी हाईली थैंकफुल टू यू सर, थैंक यू सर, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं। देखिए इन्होंने बजाज फाइनेंस 150 क्वांटिटी को कितने प्राइस पे लिया है, 2000 के आसपास का दिख रहा है मुझे, सही से प्राइस नहीं दिख रहा है, 2 से 3 साल के लिए है सर बजाज फाइनेंस के। अभी मैंने बताया कि अगर ये 1900 का लेवल ब्रेक कर गया 1900 को, तो 1500 का लेवल दिखाएगा, पहली बात। इसलिए याद रखिए उतना लॉस लेने के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो फिर बने रहिए, अदरवाइज 1900 के नीचे निकल जाइए। मोइल को आपने 2100 क्वांटिटी लिया हुआ है, 114 या 34 के आसपास में मोइल का आपने लिया हुआ है, तो 134 के पास में लिया है 2100 क्वांटिटी 2 से 3 साल के लिए। मोइल अगर सर 150 के लेवल को ऊपर ब्रेक करता है तो 170 से लेकर 200 तक के लेवल दिखाएगा। नीचे की साइड में अगर 130 ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे कमजोर हो जाएगा, 120 से 100 तक जा सकता है। और आपने क्या लिया है सर, ये चीजें समझ में नहीं आ रही एक्चुअली, कुछ आपने लिखा है जो कॉल पुट और कॉल लिया है बैंक निफ्टी का, कॉल और पुट 17,000 का पुट लिया है और 22,000 का कॉल लिया है आपने, तो बैंक निफ्टी का। तो इसके साथ बैंक निफ्टी को मैं देख लेता हूँ यहाँ सीधा सीधा, मैं तो इंडेक्स का चार्ट देखूंगा। बैंक निफ्टी में आपने 17,000 का पुट लिया है, 22,000 का कॉल लिया है सर, ये तो सही। अगर ये 19,000 को नीचे ब्रेक कर गया ना, अगर ये 19,000 को नीचे ब्रेक कर गया फिर तो आपका 17,000 प्रॉफिट में है, और ये ऊपर अगर गलती से 21,000 ब्रेक कर गया तो 22,000 के प्रॉफिट में आप रहेंगे, 22,000 वाले कॉल वाले में आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो 19,000 और 21,000 ये दो लेवल है, इस दोनों तरफ के ऊपर या नीचे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने अच्छा किया कि इसको हेज करके लिया, ये एक अच्छी बात है। अगला सवाल है, शैला जी बेंगलोर से है
कि TCS 2000, LNT 1000, बजाज फाइनेंस 2100, अशोक लीलैंड 73, रिलायंस 1400, टाटा स्टील 411। शुड आई नीड टू एवरेज नाउ और वेट? बजाज फाइनेंस में मैंने बता दिया इधर आपसे ठीक 2 सवाल पहले कंटिन्यू 2 लोगों ने बजाज फाइनेंस के बारे में पूछा है, तो मैंने वहाँ पे व्यू दे दिया है। वो वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो जस्ट इसके पहले आप कर लीजिए। 2 लोगों ने बजाज फाइनेंस के बारे में ही पूछा है, तो वहां पे मैंने उनका व्यू बता दिया। टीसीएस आपने 2000 के लेवल पे लिया हुआ है, तो ठीक है सर, टीसीएस 2000 के लेवल पे लिया तो कोई बात नहीं, अभी 1800 के आसपास में चल रहा है। टीसीएस अगर 1900 ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में तो ही प्रॉफिट में आएगा आपका, अदरवाइज अगर टीसीएस गलती से ब्रेक कर गया 1750 को तो फिर लॉस में चले जाएंगे। अशोक लीलैंड जब तक 50 को ब्रेक नहीं करे, मैंने अशोक लीलैंड के बारे में भी व्यू बता दिया, 50 को जब तक ब्रेक नहीं करे अशोक लीलैंड नहीं जा सकता है, तो 50 उसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हाँ, नीचे की साइड में अगर ये 40 ब्रेक कर गया अशोक लीलैंड तो फिर ये नीचे 35 तक जा सकता है। रिलायंस 1460 के आसपास में आपने लिया है, तो रिलायंस में अगर लंबा समय का व्यू है तो ठीक है, 1400 के आसपास का प्राइस है। अगर ये 1300 के आसपास मिलता है तो फिर से एवरेज कर सकते हैं, या अगर 1300 के ऊपर होना चाहिए लेकिन नीचे नहीं, 1300 के नीचे निकलता है तो वापस 1200 के लेवल पे जा सकता है। टाटा स्टील आपने 411 के भाव पे लिया है, जब तक चाइना से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू ना हो जाए टाटा स्टील में कोई भी बवाल नहीं मचने वाला है, टाटा स्टील शांत रहेगा, क्योंकि मेटल सेक्टर है। 300 के ऊपर टाटा स्टील में मूवमेंट आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। दूसरा अब सवाल है कि एज गोल्ड रेट इज गोइंग अप व्हाट विल बी द फ्रेश एंट्री लेवल ऑफ मुथूट फाइनेंस, योर व्यू प्लीज। मुथूट फाइनेंस जब तक लॉकडाउन है तो अच्छा मूवमेंट देगा, लॉकडाउन के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी जैसा कि मुझे लग रहा है। तो कल मैंने बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस बताया था, मैंने अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पे, बाजार हाट न्यूज चैनल मेरा नया चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके क्लिक करिए। बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस, सॉरी बैंकिंग स्टॉक्स नहीं बल्कि हैवी स्टॉक्स एनालिसिस मैंने वहां पे डाला है, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में क्लियर कट बताया हुआ है। तीसरा सवाल है आपका ज़ेरोधा अकाउंट, इफ फॉर एग्जांपल वी बाय वन शेयर on every dip and sell all shares together, will be brokerage be more for delivery and how much will be DP charges? सर ये आप ज़ेरोधा से के ब्रोकरेज और मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके चेक कर सकते हैं। ज़ेरोधा की वेबसाइट पे जाइए या गूगल में डायरेक्ट सर्च कीजिए डीपी चार्जेस फॉर ज़ेरोधा, या फिर zerodha.com पे जाइए, आपको वहाँ पे सारे ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर, डीपी चार्जेस के बारे में जानकारी दिया हुआ है, आपको वहाँ पे क्लियर कट पता चल जाएगा। अगला सवाल है महेश सिराले साहब का, महाराष्ट्र से। हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, आई हैव लिसन आवर वीडियोज डेली। सर ओके, आप पता नहीं किन के वीडियो आप देखते हैं, ये यहाँ पे योर वीडियो होना चाहिए, नॉट आवर वीडियो, एंड फॉलो इट ओके, बट वन क्वेश्चन ऑन माइंड, हाउ टू सेल्फ इम्प्रूव द स्टॉक्स, कंटिन्यू प्रैक्टिस। कैसे इंप्रूव करना है? कंटिन्यू प्रैक्टिस। कैसे इंप्रूव करना है? कंटिन्यू प्रैक्टिस। याद है बच्चे को, हम लोग बच्चे लोगों को कहते हैं, बच्चे लोग कंटिन्यू रीडिंग करो याद हो जाएगा, रीडिंग करो याद हो जाएगा, बोल बोल के रीडिंग करो याद हो जाएगा, मैथ बनाओ डेली बनाओ, एकदम मैथ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बोलते हैं ना। वो क्या बोलते हैं एक्चुअली, हम लोग उसको प्रैक्टिस करने बोल रहे थे। सेम चीज आपको वही करना है, अपने आप को बच्चा समझ के प्रैक्टिस करना है स्टॉक पर, चार्ट पर, स्टॉक सिलेक्शन को लेके उतना दिमाग नहीं लगाना है। आप सिर्फ चार्ट रीडिंग पे माथा लगाइए, दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस करिए उसके ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी क्वांटिटी से पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड में करोड़ों खरीद सकते हैं, लेकिन करोड़ों नहीं खरीदना है, रियल मनी से कम क्वांटिटी में खरीदिए, छोटे क्वांटिटी में पेपर ट्रेड करिए, और आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जहां आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई दवाई नहीं बनी है इसकी, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, कहीं इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। हाँ, प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आएगा सर। वेदा ब्रता विश्वास साहब गुवाहाटी से कह रहे हैं कि मैं आईसीआईसी प्रू लाइव खरीदा था 363.50 पे, एक मंथ का व्यू से मेरा टारगेट 400 था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस 355 का था, एक ही दिन में स्टॉक जो है गिर गया, ओके ठीक है, गिर गया 6% गिर गया। अभी मैं एक ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूं। आपका व्यू क्या है, होल्ड और एग्जिट लॉकडाउन 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो आपने लिया हुआ है, देखिए मेरा जो व्यू है इसके ऊपर, अगर ये बना रहता है 310 के ऊपर या 315 के ऊपर तो वो मेरा सपोर्ट है। 315 से लेके 310 तक का एक सपोर्ट है, अगर और ज्यादा करे तो 300 तक, यानी एक राउंड नंबर ले सकते हैं, 300 से लेके 315 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
इस बीच में स्टॉक्स रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 300 के नीचे गिर जाता है तो विध्वंस हो जाएगा, फिर वो नीचे चला आएगा। तो मैंने स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बता दिया सर। राजकुमार साहब पटियाला से कह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर के और फार्मा सेक्टर के 5 दिग्गज शेयर का नाम बताएं। बहुत ही सिंपल है, पिछले बार भी आपने ऑटो वगैरह कुछ पूछा था, शायद सर आप मेडिकल नहीं जाते मेरे ख्याल से, या फिर आप घर में बिजली यूज नहीं करते मेरे ख्याल से। अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये चीजें तो रोज देखते होंगे, दवाई तो खाते ही होंगे। तो दवाई जब भी डब्बा खरीदते हैं ना दवाई, तो आप देखिए उस डब्बा पे किस कंपनी का नाम है, वो फार्मा सेक्टर का ही होगा। और जो भी फार्मा सेक्टर के, आप एनईसी इंडिया की वेबसाइट पे चले जाइए, उसके फार्मा वाले कहाँ, फार्मा वाले इंडेक्स पर, ठीक है, एनईसी इंडिया के। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा अपना, ये तो फाइल्स में सुविधा है, जैसे यहाँ फार्मा में गए हम लोग, यहाँ क्लिक कर लिया, तो ये जो है ये सब दिग्गज शेयर है फार्मा के सारे जो है। फार्मा में निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं, और फार्मा, बायोकॉन, कैडिला, सिप्ला, डीवी, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, लुपिन, ये सारे, पीएल, सन फार्मा, सारे बेहतरीन स्टॉक्स है। एनर्जी की बात रहा तो हम लोग एनर्जी वाले में जाएंगे, यहाँ पे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, इसमें आपको एनर्जी नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ जोड़ दिया, ठीक है, एनर्जी किया, तो ये जितने एनर्जी है निफ्टी एनर्जी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन है आपका व्यू क्या है इस स्टॉक्स के ऊपर में, आपका व्यू यही पड़ेगा। बीपीसीएल नहीं जानते आप, तेल नहीं भराते, गाड़ी में जरूर तेल भराते होंगे है ना। रिलायंस नहीं जानते, जानते ही होंगे। हिंदपेट्रो नहीं जानते, एचपीसीएल जरूर जानते हैं। तो ये सारे अच्छे स्टॉक, गेल, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं एनर्जी सेक्टर के। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एनएस इंडिया के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगला सवाल है सचिन कुमार गुप्ता साहब का कोलकाता से, कह रहे हैं कि मैंने आपका वीडियो बहुत देखा और मुझे मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखना है, प्लीज गाइड करिए। साथ में ये भी गाइड करिए कि मंथली 20,000 अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिलीवरी पे। ये मेरा फर्स्ट टाइम सवाल है, तो फॉर्मेट गलत हुआ तो प्लीज आंसर दें। फॉर्मेट सही है सर, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और 20,000 आपको मंथली अर्न करना है सर, ये फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है कि 20,000 मंथली आपको अर्न हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है 20,000 से ज्यादा हो जाएंगे। मान लेता हूँ ज्यादा हो गया, एक एग्जांपल लेता हूँ सचिन साहब, मान लेता हूँ 20,000 से ज्यादा हो गया, तो क्या रेस्ट पैसा आप मार्केट को वापस कर देंगे कि भाई मुझे तो 20,000 ही चाहिए था? नहीं करेंगे ना। अगर मान लेता हूँ 10,000 ही हो जाता है सपोज, तो क्या मार्केट से आप झगड़ा करेंगे, अरे यार मैंने तो 20,000 सोचा था, 10,000 वो क्यों दिया तुमने मुझे 10,000, मुझे तो 20,000 चाहिए? झगड़ा करेंगे? नहीं, ये फिक्स नहीं है ना। लेकिन एक परसेंटेज लेके हम लोग चलते हैं। लेकिन आप मंथली की बात कर रहे हैं ना, मंथली की बात कर रहे हैं, देखिए एक इसको ऐसे नॉर्मल समझिए। हालांकि ये चीजें जल्दी लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाता, मतलब इसको एपिटाइट नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता इस बात को। मैं सीधा बैंक पे ही चला जाता हूँ। आप अगर बैंक में एफडी करते हैं ना, वो 6 से 7% का रिटर्न देता है, एक साल में देता है, तो आप एक मंथ में कितना लेते हैं उससे? एक मंथ में कितना रिटर्न दे रहा है वो आपको? 0.5% दे रहा है ना, 0.5% दे रहा है एक मंथ में। 6 से 7% मंथली का एफडी पे देता है, ईयरली एफडी पे देता है, तो मंथ में कितना हुआ? 0.5% हुआ। यानी बैंक आपको 0.5% दे रहा है, बैंक आपको 0.5% दे रहा है। तो हमको उस चीज को ध्यान में रखना है कि बैंक से कम हमें डबल मिलना चाहिए, बैंक से कम हमें डबल से ट्रिपल मिलना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है स्टॉक मार्केट। तो अगर अब बैंक हमें डेली 0.5% दे रहा है, तो मेरा यहाँ डेली का मंथली 0.5% दे रहा है, तो मंथली का टारगेट 1.5 से 2% होना चाहिए, 3% होना चाहिए। ये सिंपल बात है, समझिए, एकदम सिंपल, मोटा बुद्धि में है ना, एकदम मेरा मोटा बुद्धि का हिसाब है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता हूँ। बैंक मुझे 0.5% दे रहा है, तो मैं बैंक कम से कम, अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ तो हाई रिस्क भी ले रहा हूँ, रिस्क भी ज्यादा ले रहा हूँ, तो मेरा रिवॉर्ड भी ज्यादा होना चाहिए। तो बैंक से कम 2-3 गुना तो ज्यादा होना ही चाहिए ना रिवॉर्ड, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है मेरा, तभी तो रिटर्न भी ज्यादा लेंगे हम। तो अगर बैंक 0.5% दे रहा है, तो कम से कम यहाँ पे उससे 3 से 4 गुना तो जरूर होना चाहिए मंथली का। तो बैंक 0.5% दे रहा है, तो मुझे कम से कम मिल जाए 3% मंथली, 4% मंथली, तो ज्यादा बेस्ट है सर। अब रही बात कि 20,000 अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये तो सर आपके स्टॉक्स के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। मान लेता तो आपने भेल का स्टॉक ले लिया या ओएनजीसी का स्टॉक ले लिया, बेचारा वो 10-10 पैसा डेली चलता है, हाँ, 10-10 पैसा वो घूमता है, तो वो 20,000 कहाँ तक, कब तक पुराएगा आपको? एक बात समझिए, अगर आप हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ब्लू चिप स्टॉक में, तो उसका मूवमेंट भी ज्यादा होता है, फास्ट होता है। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब अभी आपको मैंने परसेंटेज बताया, अब उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगेन याद रखिए, ये फिक्स लेके मत चलिएगा कभी भी,
कभी भी फिक्स लेके कि इतना तो हमें चाहिए ही, अदरवाइज मैं मार्केट से झगड़ा कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। डिलीवरी में आप स्टॉक्स लेते हैं, अगर आपको आता है रिटर्न मंथली का जो अभी मैंने बताया 3 से 4%, तो सर उससे बेहतर कुछ नहीं है। जैसे 3 से 4% आएगा, यानी कि साल में आपको कम से कम, अगर 3% आ रहा है तो 36% का रिटर्न हो रहा है ईयरली। साल में महीना में 3% आ रहा है तो साल में 36%, महीने में 2% आ रहा है तो साल में 24% का रिटर्न आ रहा है। अगर 5% आया तो 60% का रिटर्न आ रहा है। और कहाँ बैंक हमें सिर्फ 6% दे रहा था और वो 60% हो रहा है। तो इस चीजों को आप कैलकुलेशन करिए और फिर दिमाग लगाइए कि आपको कितना लेना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ये कैपिटल हमेशा आपके अपने रिस्क पे डिपेंड होता है सर, ना कि आपके प्रॉफिट पर, हमेशा याद रखिए। प्रशांत भगत साहब मुंबई पालघर से कह रहे हैं कि स्टॉक को बाय या सेल करने पर ये 1:1 तक आ जाता है, वहां से वापस अपने बाइंग सेलिंग प्राइस पर आता है, कभी कभी माइनस में भी दिखाता है, इसके बाद जो मैं कट करता हूं तो 1:2 और 3 तक चला जाता है, और जो नहीं कट करता हूं वो ऐसा लेके जाता है। इसको हैंडल कैसे करें? ये सर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपके साथ हमेशा नहीं होता है। आप एक चीज एक्चुअली आपके साथ कुछ टाइम ऐसा हुआ है तो आपको ऐसा लगने लग गया कि ये आपके साथ होता है हमेशा, ऐसा नहीं, ये सबके साथ होता है। एक्चुअली ये सबके साथ होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की जिस स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं वो नहीं चलता है, जिसको छोड़ देते हैं वो चला जाता है ना, यही हो रहा है। ये एक्चुअली बेस्ड है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, पहली बात। और दूसरी बात, आप जिस भी स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं, हो सकता है वो अपना टारगेट उस दिन का डन करके आ चुका हो सकता है उस दिन का, हर स्टॉक्स का अपना मूवमेंट करने का रेशियो होता है। अगर वो मूव, इसलिए आप अगर मेरा 3 स्टॉक्स देखते होंगे वीडियो वाला, मैं उसमें कहता हूँ कि अगर शुरू के 5 मिनट में अगर स्टॉक्स जिस तरफ के टारगेट को अचीव कर दे, फर्स्ट टारगेट को, ये लाइन मैं हमेशा यूज करता हूँ, अगर शुरू के 5 मिनट में स्टॉक फर्स्ट टारगेट को अगर अचीव कर देता है तो हमें उस तरफ अब ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है ऑलरेडी। हमें अब दूसरे साइड के लेवल को ट्रेड करना है। तो ये चीजें होता है कि स्टॉक्स का एक मूवमेंट होता है, एक रेशियो होता है पूरे दिन का, अगर वो टच कर चुका है उसको तो फिर उसमें नहीं बने रहिए, जिसने टच नहीं किया उसमें बने रहिए। मनीष साहब महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सर मैं सिर्फ यूएसडीआईएनआर में ट्रेडिंग करता हूं और मैंने देखा है जब निफ्टी नीचे आता है तब यूएसडीआईएनआर ऊपर जाता है, क्या ये सही है? तो सर ये आप मुझे फ्राइडे वाले का एग्जांपल बता दीजिए कि मार्केट भी गिरा, यूएसडीआईएनआर भी गिरा, क्यों गिर गया? नीचे देख के नीचे आके क्लोज हुआ है। और आपने जो 1:30 पीएम का ट्रेड क्लोज करने के लिए निर्णय लिया, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने इसको गलत मतलब में समझ लिया। 1:30 के बाद मैंने कहा 1:30 के आसपास, तो 1:30 के आसपास क्या है ना कि वहां पे एक यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। क्या होता है? यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, यानी बाहरी हमारा विदेशी मार्केट ओपन होता है, तो उसका फ्लक्चुएशन यहाँ पड़ता है सर। तो उस वक्त जरूरी नहीं 1:30 घड़ी देख के, ऐसा नहीं कि कांटा 31 पे गया, बेल बज गया, 31 का अलार्म लगा के रखा, ऐसा कुछ भी नहीं। 1:30 से लेके 2 बजे के बीच में, है ना, ये 1:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में वहां पर निकलने का कोशिश करूँ, क्योंकि मैं दिन भर तो मैं ट्रेड करता नहीं सर, और मेरी आदत है मैं दिन भर सिस्टम नहीं देखता, क्योंकि जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट, सारा लॉस हो जाएगा अगर आप दिन भर मार्केट बैठ के देखते रहेंगे। तो मैंने 1:30 से 2 बजे का एक दिमाग में अपना सेट रखा है कि उस वक्त तक आपको जो भी मिलता है लीजिए, बाकी दिन अपना एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसलिए वो 1:30 बजे फिक्स नहीं है लगा के रखा है कि अलार्म होता है 1:30 के बजाय 2 बज जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1:30 से 2 बजे के बीच का मैंने रखा है। लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा गलत मतलब कि 1:30 बजे, ऐसा कुछ है नहीं कि 1:30 बजे ही। तो 1:30 से 2 बजे के बीच में अगर निकलता हूँ तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिन भर तो मैं मार्केट नहीं देखता ना। तो ये कोई फिक्स ऐसा नहीं सोचेगा कि इसका कोई कारण है, नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। एक्चुअली वहां पे एक यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, फिर उसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में आता है। तो उस वक्त कौन दिमाग लगाएगा? अपना लेके जो भी निकला लेके निकल जाइए, आराम करिए, कोई टेंशन नहीं, फिर अगले दिन आएंगे, कोई टेंशन नहीं। बस यही सब वजह से, और कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों प्रॉफिट से मतलब, हाँ, और दूसरा क्या है कि लिया ऐसा क्यों है कि हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, चाहे वो कभी भी आए। बिल्कुल एकदम ये चीज आपने सही कहा कि प्रॉफिट चाहे 2 मिनट में आ जाए, प्रॉफिट चाहे 10 मिनट में आ जाए, प्रॉफिट चाहे 2 घंटे, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, चाहे जितने बजे। आपने देखा होगा फ्राइडे के लाइव सेशन में 2100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन चूंकि घर में भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है बच्चे लोगों का, तो क्या होता है मैं डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ, उन लोगों को भी डिस्टर्बिंग होता है ना। तो सारे सिस्टम पे चलते हैं, तो जब सिस्टम पे चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस तो कैसे आप कर सकते हैं, वहां पे मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, ये सारी भी प्रॉब्लम होती। प्रॉफिट भी आ रहा होता है तो उसको बुक बुक नहीं कर पाया मैं, उस दिन पूरा क्लास चल रही थी, प्रॉफिट में देख रहा था, कट नहीं कर पा रहा था, रूम में जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है सर, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बचने के लिए क्या करूंगा कि जिस वक्त भी प्रॉफिट आएगा मैं कट कर लूंगा, सिंपल सी बात है। ये आपने अच्छा बात है, अब बहुत सारे लोगों ने कहा भी है मुझे
कि जब भी प्रॉफिट आए बुक कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा या उसको अपडेट कर दूंगा। अगला सवाल है अंबरनाथ, अच्छा किन्हीं का सवाल पीछे छूटा नहीं ना, ठीक। कि अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र से विनायक साहब कह रहे हैं कि आई वांट टू नो हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक फॉर डिलीवरी बट फॉर शॉर्ट टर्म लाइक 7, 10 और 15 डेज। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक फॉर डिलीवरी के लिए अच्छे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, बट फॉर शॉर्ट टर्म लाइक 7, 10 और 15 डेज के लिए भी, 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन। सर ब्रेकआउट, जिस स्टॉक्स में ब्रेकआउट के पास खड़ा हो, जो स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के पास खड़ा हो, उस स्टॉक को सेलेक्ट करिए। अगर आप वो जानते हैं तो अच्छा है, वो आपको नियर टर्म में दे सकता है। एज आई विश टू अर्न 2 to 5% रिटर्न पर मंथ इज पॉसिबल। 2 से 5% का रिटर्न लेना चाहते हैं हर मंथ, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल सर, यहाँ सब बहुत कुछ है ना। अगर 2 से 5% लेना चाहते हैं सब है, लेकिन जब 2% या 5% रिटर्न आता है ना, लोग नहीं निकलते हैं। लोग सोचते हैं 2% आ रहा है, कम से कम 20% हो जाए, 5% आ रहा है तो क्या मजा आएगा, कम से कम 50% हो जाए। ये दिक्कत है। अगर आपको 2% में पेट भर जाता है, 2% आपको मिल जाएगा। मार्केट इतना निर्दयी नहीं है, मार्केट देता है पैसा, हम लोग बैठे रहते हैं उसको और लेने के चक्कर में। अगर वो आता है तो आप वहां पे निकलिए यार, बिल्कुल आता है सर। लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मार्केट से पैसा तो कमा रहे हैं ना, पैसा तो रोज आ रहा है जा रहा है ना, तो कौन कमा रहा है? ये बताइए, कौन कमा रहा है? वो कोई व्यक्ति ही कमा रहा है ना सर। हमें तो लोगों के ये सवाल आज तक समझ में नहीं आया कि यहाँ सिर्फ लॉस ही होता है सर, तो प्रॉफिट को, अरे भाई दोनों तरफ होता है ना, बाय और सेल होता है। हम लोग तो जो पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? कोई तो ले रहा है उस पैसे को, कोई तो कमा रहा है। तो वो जो व्यक्ति कमा रहा है, क्या वो भगवान है? भगवान भी यहाँ नहीं कमा सकता है, व्यक्ति ही कमाएगा। तो भगवान नहीं है, इंसान ही है। तो पैसा इसका मतलब वो कमा रहा है, तभी तो वो टिका हुआ है। यहाँ बहुत कुछ हो सकता है सर, लेकिन लोगों को में डिसिप्लिन नहीं है सर। और बिल्कुल आप कर सकते हैं सर, 2 से 5% रिटर्न बिल्कुल मिल सकता है, बशर्ते आपका स्टॉक सिलेक्शन और आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों, सवालों का सिलसिला खत्म हो गया। जिन लोगों ने नियम के हिसाब से अपना नाम, शहर का नाम लिख के भेजा था, सवाल को बिल्कुल फॉर्मेट में लिख के भेजा था, उनके सवाल सेलेक्ट हुए। बाकी के सवाल रिजेक्ट हो गए, तो सॉरी उनके लिए। तो जिन लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए हैं, कृपया अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगले सैटरडे यानी शनिवार को वेट करें फिर से सवाल भेजने का। तो दोस्तों, आपके कमेंट का और आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।